नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सक्सेस विद सागर पर। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिक्स नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है, जिसका टाइटल है बेवेल योजना एवं शिमला समझौता 1945। देखिएगा, इससे पहले कुछ घटनाक्रम आप सारे देख चुके हैं। इससे पहले आपने क्रिप्स मिशन देखा, उससे पहले अगस्त प्रस्ताव देखा, उससे पहले भारत शासन अधिनियम 1935 देखा। मैं 3-4 घटनाओं को एक साथ आपको कनेक्ट करूँगा। भारत शासन अधिनियम 1935 दिख रहा है आपको, यहाँ तक दिख रहा है। भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर 1937 में चुनाव हुए, जिसमें 6 राज्यों में कांग्रेस की बहुमत की सरकार थी, बाकी और राज्यों में 2-3 राज्यों में कांग्रेस की गठबंधन की सरकार थी, बाकी 2 राज्यों में पंजाब और बंगाल में अलग पार्टियों की सरकार थी। 1937 में सरकार बनी, फरवरी में राज्यों में विधानसभाओं का गठन हुआ था। ये आप सब पढ़ चुके हैं, रिवाइज करा रहा हूँ जिससे कि अच्छे से कनेक्ट हो जाए। 1937 में सरकार चलने के बाद सितंबर 1939 में वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है। सितंबर 1939 में वर्ल्ड वार सेकंड शुरू हो जाता है। जर्मनी ने पोलैंड पे हमला कर दिया। वर्ल्ड वार शुरू होने के बाद ब्रिटेन की संसद भारत के लोगों को विश्व युद्ध में बिना उनके पूछे या बिना कांग्रेस के पूछे ये घोषणा कर देती है कि भारत के लोग विश्व युद्ध में हमारा साथ देंगे, जबकि भारत के लोगों में इस बात को लेकर रोष था कि हम विश्व युद्ध में इंग्लैंड का साथ नहीं देंगे। खासकर कांग्रेस ने इसका विरोध किया। इसी विरोध के चलते अक्टूबर 1939 में कांग्रेस के सभी मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। ये 3 घटनाक्रम आपको मैं पहले बता चुका हूँ। बार बार बताने का उद्देश्य मेरा यही है कि चीज़ें आपके दिमाग में एक बार सेट हो जाए। मैं चीज़ों को बैक कर करके रिवाइज करके ही पढ़ाता हूँ। तो 1935 का भारत शासन अभी आपने देख लिया। 1937 में चुनाव हुए। 39 में वर्ल्ड वॉर में जैसे ही अंग्रेज़ों ने घोषणा की कि भारत के लोग इसमें अंग्रेज़ों के साथ हैं, कांग्रेस ने अक्टूबर 1939 में इस्तीफा दे दिया। अब भारत में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाता है। और संवैधानिक संकट उत्पन्न जो हो गया है क्योंकि सरकार सभी ने इस्तीफा दे दिया है, और दूसरा अंग्रेज चाहते हैं कि भारत के लोग अंग्रेज़ों की सहायता करें विश्व युद्ध में। तो 1940 में आपने देखा था लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव आता है, और अगस्त प्रस्ताव को भी क्या कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है। इसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, और क्रिप्स मिशन को भी क्या कर दिया जाता है, खारिज। न कांग्रेस मानती है न मुस्लिम लीग, क्योंकि क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव से कहीं ना कहीं पाकिस्तान के बंटवारे की गंध आ रही थी कांग्रेस को कि ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं भारत के बंटवारे की बात कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्तावों को खारिज कर दिया। गांधी जी ने दिवालिया बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहा। मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को, क्रिप्स के प्रस्तावों को इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि मुस्लिम लीग का ये कहना था कि ये भारत से पाकिस्तान अलग बनाने की बात तो कर रहे हैं लेकिन खुल के नहीं कर रहे, इसलिए उन्होंने भी खारिज कर दिया। अब 1942 में क्रिप्स मिशन भी खारिज हो गया। जब क्रिप्स मिशन ख़त्म हो जाता है इंडिया में, इसके प्रस्ताव को ये लोग नहीं मानते हैं, तो 1942 में आप देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है, जिसमें गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा, भारत छोड़ो आंदोलन में ही, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, और इसी में गांधी ने नारा दिया किसका, करो या मरो का। और जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है, गांधी जी को, सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में भेज दिया जाता है, और कांग्रेस कार्य समिति के नेताओं को अहमदनगर जेल में भेज दिया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार में अरेस्ट कर लिया था। इस तरह से कांग्रेस के ज़्यादातर नेताओं को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन धीरे धीरे इनके ऊपर दबाव बढ़ रहा है, और दबाव बढ़ने की एक वजह ये है कि भारत छोड़ो आंदोलन में लोगों की भागीदारी बहुत ज़्यादा हो गई। भारत के लोग बहुत बड़े स्तर पर इसमें आंदोलन में भाग लेने लगे, और लोगों ने, खासकर किसानों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया सरकार का। दूसरी ओर सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से भी अंग्रेज़ों दबाव बना रहे हैं कि भारत को खाली करो, क्योंकि वो जापान के सहयोग से ब्रिटेन की जो सेना है कलकत्ता में, उस पर हमला कर रहे हैं। इसके अलावा विश्व युद्ध में जो ब्रिटेन के साथी हैं, चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये ब्रिटेन पर दबाव डाल रहे हैं कि किसी भी तरह से आप भारत को आज़ाद करो, क्योंकि ये अब सही नहीं है, भारत को भी आज़ाद होने का हक है। इन सभी मसले के बीच जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो अंग्रेज़ों का जो प्रधान सेनापति, क्योंकि वायसराय तो लॉर्ड लिनलिथगो थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय तो लॉर्ड लिनलिथगो थे, लेकिन लिनलिथगो के समय प्रधान सेनापति लॉर्ड बेवेल थे। और इन्हीं बेवेल को 1943 में क्या किया गया है, भारत का वायसराय बना दिया गया है। यानी कि 1943 तक लॉर्ड लिनलिथगो थे जिन्होंने अगस्त प्रस्ताव पेश किया था, और लॉर्ड लिनलिथगो की जगह लॉर्ड बेवेल को 1943 में भारत का वायसराय, गवर्नर जनरल बनाया गया है।
उन्हीं ने ये पूरा मैटर एक योजना बनाई कि किस तरह से भारत में गतिरोध दूर किया जाए, जब तक विश्व युद्ध चल रहा है तब तक कैसे ही मामला शांत किया जाए। और इसके लिए इन्होंने एक योजना बनाई और शिमला में भारत की सभी पार्टियों को बुलवाया और बुलवाने के बाद अपनी योजना उनके सामने रखी, लेकिन भारत के लोगों ने इनकी योजना पे पानी फेर दिया और शिमला समझौता भी फ्लॉप हो जाता। हालांकि शिमला समझौते आप और पढ़ते हैं, पाकिस्तान के साथ भी शिमला समझौता हुआ है और भी कई शिमला समझौते इतिहास में आप पढ़ते हैं, लेकिन ये शिमला समझौता इसलिए कि बेवेल योजना अर्थात लॉर्ड बेवेल भारत के वाइसरॉय बन गए हैं 1943 में। इन्होंने भारत में संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए और विश्व युद्ध तक भारतीयों को एक तरह से शांत रहने या इंग्लैंड का सपोर्ट करने के लिए एक योजना बनाई और इस योजना को एक सम्मेलन बुलाया कहाँ पे, शिमला में, और वहाँ भारत के नेताओं के सामने इसको पेश किया। इसलिए इसको शिमला समझौता भी कहा जाता है, जो फ्लॉप हो गया। तो मैं समझता हूँ बैकग्राउंड आप समझ गए होंगे। आगे की बात करते हैं। एक क्रिप्स मिशन की विफलता के पश्चात कांग्रेस को यह विश्वास हो गया कि ब्रिटिश सरकार से किसी प्रकार की आशा करना बेकार है। 1942 में उन्होंने कहा क्रिप्स की जो बातें थी वो केवल और केवल कोरी बकवास थी, वादे कर रहे थे लेकिन पूरा करेंगे बाद में, साथ अभी दे दो पूरे करेंगे बाद में। इसलिए क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों से घोर निराशा थी। इसीलिए वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, CWC कहते हैं, आज भी काम करती है ये। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक वर्धा में मीटिंग होती है और जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, मौलाना अब्दुल कलाम, मौलाना आज़ाद करते हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उस समय। और वर्धा मीटिंग में, वर्धा बैठक में क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन की बात उठती है और उस पर प्रस्ताव पर मोहर लग जाती है। और उसके बाद 1942 में, यानी कि सबसे पहले 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति, कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पेश किया जाता है कि हाँ भाई अब ये आंदोलन हमें चलाना पड़ेगा। जब यहाँ पे मीटिंग फिक्स हो जाती है, यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन या अंग्रेजों भारत छोड़ो के ऊपर बहुत सारा डिस्कस हो जाता है, तो जुलाई के बाद 8 अगस्त 1942 को अब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से कहते हैं AICC, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की अब बैठक होती है कहाँ, मुंबई के प्रसिद्ध ग्वालिया टैंक मैदान पर। मुंबई का प्रसिद्ध ग्वालिया टैंक मैदान, आपको अगर थोड़ी हिस्ट्री आपने पढ़ी हो, अर्थात मैं तो आपको पढ़ाऊंगा ही, 1885 में जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था तो इसी मैदान में हुआ था। तो योजना बन गई है वर्धा में। और इसके बाद इस योजना को शुरू कहाँ से किया गया है, 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कमेटी की मुंबई के प्रसिद्ध ग्वालियर टैंक मैदान पर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुए अधिवेशन में क्या किया गया, इस प्रस्ताव को शुरू कर दिया गया, यानी कि आंदोलन शुरू कर दिया गया। तो गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। तो 8 अगस्त को ये मोहर लग जाती है कि हमें अब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करना है। 9 अगस्त 1942 को ये आंदोलन शुरू हो जाता है, यानी कि क्रिप्स मिशन का फ्लॉप हो गया और भारत के लोगों में गुस्सा भी है, दुख भी है। तो इसके चलते वर्धा में एक कमेटी का आयोजन, एक बैठक का आयोजन किया जाता है जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन या अंग्रेजों भारत छोड़ो के प्रस्ताव की बात की जाती है। और उसके बाद 8 अगस्त को 1942 को मुंबई के तत्कालीन बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में इस प्रस्ताव पर मोहर लग जाती है कि अब ये आंदोलन चलाना पड़ेगा। अगले दिन से ही ये आंदोलन शुरू हो जाता है 9 अगस्त 1942 को। इसे अगस्त क्रांति नाम से जाना जाता है और इसी के दौरान गांधी ने नारा दिया करो या मरो, डू या डाई। अक्टूबर 1943 में अब क्या होता है, जैसे ही ये शुरू हो जाता है 1942 में कांग्रेस के नेता अरेस्ट हो जाते हैं। गांधी जी सरोजनी नायडू को आगा खां पैलेस में ले जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू और बहुत सारे नेताओं को अहमदनगर में ले जाते हैं, यानी कुल मिला के कांग्रेस के सारे मेन लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। देश में बहुत बड़े लेवल पर लोग हिंसक हो गए हैं, अंग्रेज़ों को जहाँ देख रहे हैं मार रहे हैं, टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। किसान दिन में खेती करते हैं, रात में बवाल करते हैं, ये सब होता है। तो इसी के चलते अब लॉर्ड लिनलिथगो जो थे वो संभाल नहीं पा रहे हैं कंडीशन, तो उस समय का जो प्रधान सेनापति था लॉर्ड वेवेल, तो क्या कर दिया उसको, अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड वेवेल को भारत का वाइसरॉय, अब लॉर्ड वेवेल वाइसरॉय बन गए। और वाइसरॉय ने जैसे ही 1943 में बने हैं स्थिति संभालने की कोशिश करी है, लेकिन 43 के बाद आते आते 45 आ जाता है। तो वेवेल ने भारत में संवैधानिक गतिरोध दूर करने के लिए 4 जून 1945 को एक विस्तृत योजना की, जिसे वेवेल योजना कहते हैं। यानी कि 1942 में क्रिप्स मिशन फ्लॉप
1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू, प्रस्ताव पास किया गया वर्धा में, शुरू किया गया मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। अध्यक्षता मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। गांधी जी का नारा करो या मरो। इसके शुरू होते ही कांग्रेस के नेताओं को 0 आवर के तहत एक नियम निकाला गया था, बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई इंडिया में, तो अक्टूबर 1943 में वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो की जगह लॉर्ड बेवेल को, जो बेवेल उस समय प्रधान सेनापति, उसको वाइसरॉय बनाया गया। उसके बाद जून 1945 में बेवेल ने भारत में गतिरोध को दूर करने के लिए एक योजना प्रस्तुत की, विस्तृत योजना, जिसको बेवेल योजना कहा जाता है। इस योजना की प्रमुख बातें क्या थी कि केंद्र में एक कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा। कार्यकारी परिषद का मतलब क्या है? एक तरह सरकार बनाई जाएगी जिसमें वाइसरॉय व सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त सभी सदस्य भारतीय होंगे। यानी कि बेवेल साहब ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार बना लो सेंट्रल में, और उसमें वाइसरॉय अंग्रेज होगा और प्रधान सेनापति, है ना, सैन्य प्रमुख भी अंग्रेज होगा, बाकी सब इंडियन होंगे। वाइसरॉय या गवर्नर जनरल बिना कारण के वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि भारत के लोग इस सरकार बनवा दी जाए आपकी कि वाइसरॉय और सैन्य प्रमुख को छोड़ के बाकी सब इंडियंस की सरकार बना लो आप। और ऐसा नहीं है कि आपके किसी फैसले को गवर्नर जनरल कैंसिल कर दे। वीटो शक्ति प्राप्त गवर्नर जनरल को थी, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले। तो गवर्नर जनरल या वाइसरॉय दोनों एक ही बात है कि बिना कारण के ये वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध उपरांत, अब देखिएगा ये महीना कौन चल रहा है, 4 जून का। ये योजना 4 जून को प्रस्तुत की गई है, लेकिन आप देखेंगे अगस्त 1945 में विश्व युद्ध खत्म हो जाता है। जैसे ही हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका बम गिराता है, फैट बॉय लिटिल बॉय, पढ़ा होगा आपने ये, उसके साथ ही विश्व युद्ध खत्म हो जाता है। लेकिन जून में इस बात की संभावना नहीं दिख रही थी विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा अगर अमेरिका इस तरह से परमाणु हमला नहीं करता जापान पे। हालांकि जापान ने भी पर्ल हार्बर पर काफ़ी तबाही मचाई थी अमेरिका के नौसैनिक अड्डे पर, तो इसके बदले में अमेरिका ने ये कार्रवाई की। अगर ये कार्रवाई उस समय ना होती अगस्त 1945 में, शायद विश्व युद्ध और लंबा चलता। बहरहाल यहाँ जून 1945 में कोई पता नहीं था कि विश्व युद्ध खत्म होने वाला है, इसलिए योजना पेश की गई। तो उन्होंने यही कहा कि सेंटर में एक नई एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाएगी जिसमें वाइसरॉय अंग्रेज होगा और सैन्य प्रमुख अंग्रेज होगा, बाकी सब भारतीय होंगे। वाइसरॉय बिना कारण वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। द्वितीय विश्व युद्ध उपरांत भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे, यानी कि विश्व युद्ध खत्म हो जाने के बाद भारत के लोग अपना संविधान बना लेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए सभी नेताओं को क्या कर दिया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा और शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। तो 4 जून को ये घोषणा की है उन्होंने। अब इन सब के साथ ये सब डिमांड, ये सब इन्होंने पॉइंट रखे हैं। अब 25 जून से 14 जुलाई 1945 को शिमला में सम्मेलन होता है। कैसा? सर्वदलीय सम्मेलन, यानी कि सभी पार्टी के लोग वहाँ पहुँचते हैं। गांधी जी नहीं पहुँचते थे, कांग्रेस की तरफ से अब्दुल कलाम आज़ाद पहुँचे हैं। इस सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया, परंतु गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग चाहती थी कि वाइसरॉय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले मुस्लिम सदस्यों का चयन सिर्फ वही करेगी। देखिएगा ये खास बात है कि मुस्लिम लीग ने ये कहा कि वाइसरॉय की जो कार्यकारिणी आप बनाएंगे, है ना, सेंट्रल में एक तरह से जो गवर्नमेंट बनाएंगे, उसमें जितने भी मुस्लिम मेंबर होंगे उनका चयन मुस्लिम लीग करेगी। अब ये वाली बात कैसे मानी जा सकती है? सारे मुस्लिम में थोड़े नहीं थे, बहुत सारे मुस्लिम नेता कांग्रेस के साथ थे। और इनफैक्ट देखा जाए तो अच्छे जो नेता थे, अच्छे जो मुस्लिम लीडर थे, वो सारे कांग्रेस पार्टी में थे। और मैं आपको एक बात और बता दूं, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद सबसे शानदार मुस्लिम नेता इंडिया में ही रह गए। सबसे शानदार मुस्लिम नेता इंडिया में ही रह गए। और कांग्रेस जो थे मुस्लिम लीग के नेता, वो इतने अच्छे, इतने काबिल नहीं थे। और आप देखते हैं भारत की बागडोर सभी लोगों के हाथ में थी, सभी धर्म के लोग थे। देखिएगा बहस का विषय है कि अगर वो प्रधानमंत्री ना होते पहले और वो होते तो ये होता और वो होता, लेकिन फिर भी देखा जाए भारत विकास की दृष्टि से पाकिस्तान से बहुत लाखों करोड़ों किलोमीटर्स आगे है। और इसका यही कारण है कि हमारे यहाँ धार्मिक कट्टरता नहीं है। धार्मिक कट्टरता होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ नुकसान देती है, इससे फ़ायदे नहीं है। देखिएगा तो जब एक से ज़्यादा समुदाय किसी देश में रहते हैं तो बहुत सारी घटनाएं होती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि धार्मिक कट्टरता हमेशा नुकसान पहुँचाती है, चाहे वो किसी एक धर्म की हो, चाहे वो धर्म कोई सा हो। तो बहुत अच्छी बात थी कि भारत में बड़े अच्छे नेता थे। बहरहाल मुस्लिम लीग ने क्या कहा कि वाइसरॉय की कार्यकारिणी में जो मुस्लिम नेता होंगे वो हम ही चुनेंगे। क्यों चुनोगे भाई? तुमने मुस्लिम का ठेका ले लिया है, तुमसे ज़्यादा मुस्लिम तो कांग्रेस में है और तुमसे ज़्यादा शानदार नेता मुस्लिम जो हैं वो कांग्रेस में है। इसे क्या कर दिया? कांग्रेस ने मना कर दी। बोले तुम यही कहा और सही बात थी कि भाई तुम तो ठेकेदार थोड़े नहीं मुस्लिम्स के, सारे अच्छे मुस्लिम तो कांग्रेस में ही थे, जिन्होंने आगे जाके देश भी संभाला। फलते 14 जुलाई को वाइसरॉय
ने क्या कर दिया, शिमला सम्मेलन को विफल घोषित कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग अड़ गई इस बात पे कि मुस्लिम जो भी रखे जाएंगे उनका चुनाव हम करेंगे, और कांग्रेस ने इसको अस्वीकार कर दिया, इसलिए सब फ्लॉप हो गया। तो शिमला समझौता या बेबिल योजना 1945। आशा करता हूँ सब आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप अगर वीडियो देख रहे हैं इस समय, चूँकि कोविड-19 के चक्कर में अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स की डेट नहीं है, तो घर पड़े पड़े आप लोग बोर हो गए होंगे, बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं चल रही होगी। लेकिन जो लोग भी वीडियो देखते हैं वो बताएं ज़रूर कि इस वीडियो में कोई कमी अगर है तो मुझे बताएं। मैं बहुत सारे फैक्ट को कलेक्ट करके आपको इसलिए पढ़ाता हूँ कि आपकी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। थैंक यू।